हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जीएस क्लासेस। घटना चक्र आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्नों में आज हम बचे हुए प्रश्नों को लेंगे। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, या उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों। कहा जाता है कि उपयुक्त तीनों ही कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ओस्टेड कंपनी। तो इसका सही आंसर है लिवेंट कंपनी को ये अधिकार प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था। तो इसका सही उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो सही आंसर ए अकबर बादशाह थे उस वक्त। सितंबर 1599 में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द वेस्ट इंडीज रखा गया। इसके दौरान भारत का बादशाह अकबर था। किस मुगल बादशाह के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के काल में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो सूरत में, भारत में। इसका सही आंसर सूरत है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध करने के बाद
कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली का एकाधिकार को निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर होगा थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यूरोपीय व्यापारियों में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपनी प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना मतलब व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में ही मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया तथा बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और ब्रेगंजा से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। सही आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया तथा मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी भी मांगनी पड़ी थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण इसका तात्कालिक कारण रहा था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ, इसका विस्तार मात्र था। ये गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट
के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण माना गया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से ही सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सेपल की संधि के साथ अंत किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह और निर्णायक रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर सी, जो हमने आपको बताया। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सेपल, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से द्वितीय और निर्णायक रही थी और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अभी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वह 1749 से 54 में हुआ था, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक चला था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में चला था। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले जो था वह भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहले बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त किया रवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.बी. माल्सन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसे दर्शाई उसे लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंद्वी ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। अगले प्रश्न में चलेंगे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा और हुगली में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था।
तो इसका सही उत्तर बी और सी दोनों को माना गया है। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1665 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका आंसर होगा 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। 1632 ईस्वी, जो 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित होते डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के से कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1668 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किया, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका सही निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। 1 अंग्रेज, 2 डच, 3 फ्रांसीसी, 4 पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करें। तो सही आंसर होगा इसका बी। पहले पुर्तगालियों ने प्रवेश किया, तब डचों ने, तब अंग्रेज और अंत में फ्रांसीसियों ने। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम इस प्रकार हैं: पुर्तगीज, तब डच, तब अंग्रेज, तब डेन, तब फ्रांसीसी। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए। पौंडीचेरी जो है वह फ्रेंच, गोवा पुर्तगालियों के अधीन, ट्रांकेबार या ट्रावनकोर जो है ट्रांकेबार डेनिश या डेन, और सदरास डच के। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश डेन और सदरास डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम यूरोपवासियों को प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये भी वही क्वेश्चन है जो बिहार ही अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए?
तो फ्रांसीसी जो है वह सबसे अंत में आए थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत में आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोप तैयार की जाती। इस प्रकार अनेक इनमें अंग्रेज जो कि भारत की देन कोई भी नहीं थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो यह कथन जीवी मैकाले के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिकविद तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत हो। तो इस प्रकार हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की ओर बढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें।